हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही देखिए जो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे जो कि बीफार्म फिफ्थ सेमेस्टर में। तो टोटल देखिए 15 क्वेश्चंस यानी कि 15 सेपरेट वीडियो होंगी। मैंने स्टार्टिंग से सभी कवर कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट को देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज जो हम देखने वाले हैं ना, हमारी लास्ट यूनिट बच रही है। मोस्टली 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं यहाँ पे। हम एंटी डायबिटिक एजेंट इसके बारे में पहले हम बता चुके हैं, यानी कि इसको हम कवर कर चुके हैं। ये दोनों क्वेश्चंस बचे हैं जो कि हमारे लोकल एनेस्थेटिक के ऊपर। कि देखिए एक क्वेश्चन है कि क्लासिफाई लोकल एनेस्थेटिक एंड गिव सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोकेन एंड प्रोकेन। एंड ऊपर क्वेश्चन है कि लोकल एनेस्थेटिक का सार क्या है। तो पहले हम बेंजोकेन और प्रोकेन की जो सिंथेसिस वगैरह है या बोले तो लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं उनको क्लासीफाई कीजिए। इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, फिर आपको जो सार है उसको समझने में आसानी होगी, है ना। तो इस क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। थोड़ा मैं आपको सिलेबस में दिखा दूं कि कहाँ पर है ये। तो लास्ट में देखिए बिल्कुल आप देखोगे आपकी यूनिट 5th है यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक। तो इसके अंदर ये जो सारी ड्रग हैं जिसके ऊपर हाईलाइटेड है बेंजोकेन प्रोकेन, इनके ऊपर स्टार इनकी सिंथेसिस देखनी है डिटेल में। और बाकी ये जो क्लासिफिकेशन दे रखा है इनकी 3-4 कैटेगरी हैं उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए मैंने कहाँ पे लिख रखा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और कल को ये आपका जो सारा है लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कवर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन है देखिए वो है हमारा क्लासिफाई लोकल एनेस्थेटिक एंड गिव मोड ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोकेन एंड प्रोकेन। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। अच्छा देखिए, कभी आपके दांत में दर्द हुआ है या फिर आप कभी डॉक्टर के आसपास रहे हों या आपने सुना भी हो कि जो भी डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने से पहले जो भी मरीज होता है उसको या तो बेहोश करना होता है या फिर अगर किसी हाथ का हो रहा है तो हाथ को सुन्न करना होता है। तो एज अ फार्मेसी स्टूडेंट हमको ये जानना जरूरी है कि वहाँ पे कौन सी मेडिसिन काम करती हैं। सो डेट्स वाई यहाँ पे जो पीसीआई है आपको पढ़ा रहा है किसके बारे में, लोकल एनेस्थेटिक के बारे में। कि आखिर ये लोकल एनेस्थेटिक या बोले तो एनास्थीसिया क्या होती है। तो सिंपल समझने का तरीका यही है कि जो भी वर्ड है ना उसको ब्रेक कर दो कि एना प्लस एस्थेटिक, एनास्थेटिक। तो एना का मतलब होता है यहाँ पे एब्सेंस ऑफ, एंड एस्थेटिक का मतलब है सेंसेशन या बोले तो फीलिंग या बोले तो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। यानी कि एक ऐसी कंडीशन जब हमारी बॉडी में या बोले तो किसी बॉडी के पार्टिकुलर ऑर्गन में जो सेंसेशन होता है वो लॉस्ट हो जाता है। या फिर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि ये मेरा हाथ अगर यहाँ पे कहीं भी लग चुकी है और अगर मैंने इसको एनास्थाइज कर दिया, यानी कि यहाँ पे हम कुछ भी करें, इसको दबा लें, काट लें, पीट लें, कुछ भी हो, मेरे सीएनएस तक, मेरे ब्रेन तक कोई भी मैसेज नहीं जाएगा। यानी कि सेंसेशन बिल्कुल वहाँ पे लॉस्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सो वही कहलाती है हमारी एनास्थेटिक ड्रग। तो डेफिनेशन आप लिख ही सकते हैं, रटना बिल्कुल नहीं है। जो मैंने लिख रखा है कि उसी को रटना है, सिंपली बना के लिख देना है कि दोज ड्रग विच आर यूज टू लॉस सेंसेशन या फीलिंग ऑफ बॉडी और पार्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज कॉल्ड एनास्थेटिक। अभी जो एनास्थेसिया होती है ना, ये भी 2 टाइप्स की होती हैं। अच्छा, एक जो जैसे कि डिलीवरी वगैरह होती है, जब कोई मतलब सी टाइप की डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे जो बर्थ जो होता है कोई बेबी का, तो वो एब्डोमिनल को जो है काट करके वो निकाला जाता है ना। तो उस टाइम पे पूरी तरीके से हमको एनास्थाइज किया जाता है। बोले तो हम बेहोश रहते हैं, जो भी मतलब फीमेल्स होते हैं वो बेहोश रहती हैं। लेकिन अगर सपोज करिए मेरा हाथ यहाँ पे कोई फिंसी फोड़ा निकल गया, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कई बार इसी एरिया को सुन करते हैं, पूरी की पूरी बॉडी को सुन नहीं करते। मुझे पता होता है कि आखिर मेरे हाथ में क्या हो रहा है, लेकिन ये फील नहीं हो पाता कि कितना दर्द हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो यानी कि 2 टाइप्स की एनास्थेसिया होती हैं। एक एनास्थेसिया कहलाती है लोकल एनास्थेटिक, यानी कि जो लोकली किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गन पे ही काम करती हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई कट हो गया तो यहीं के यहीं काम करेंगे। एक है जनरल एनास्थेसिया, जो पूरी की पूरी बॉडी को ही सुला देंगी, बेहोश कर देंगी, कुछ भी नहीं पता होगा, वो हमारी जनरल एनास्थेसिया कहलाती है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन की किस कंडीशन में कौन सी एनास्थेसिया प्रोवाइड करनी है वो डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो लिख सकते हैं लोकल एनास्थेटिक यानी कि एक पार्टिकुलर एरिया पे वो काम करती हैं, एंड जनरल एनास्थेसिया जो पूरी बॉडी पर उसको उसके सेंसेशन को वो लॉस्ट कराती हैं। ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन है ना डिटेल में एक्चुअली में हमारे सिलेबस में वो लोकल एनास्थेटिक के ऊपर है कि जो लोकली एक्ट करती हैं। अब उनको क्लासिफाई करना है और थोड़ा डेफिनेशन वगैरह आप लिख ही सकते हैं, अब बताने की ज़रूरत है नहीं। तो ऐसी एनास्थेसिया यानी कि दोज एनास्थेटिक विच आर यूज टू लॉस सेंसेशन और न्यूरल कंडक्शन ऑफ पार्टिकुलर एरिया ऑफ बॉडी। किसी बॉडी के पार्टिकुलर एरिया में अगर हमें न्यूरल कंडक्शन या सेंसेशन को रोकना है, डेट एनास्थेटिक और कॉल्ड लोकल एनास्थेटिक, है ना। अब इसका क्लासिफिकेशन देखिए समझते हैं, उससे पहले एक लाइन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है दिस शोज
रिवर्सिबल एक्शन। रिवर्सिबल कहने का क्या मतलब हुआ कि देखिए, अगर सपोज करिए ये जो हाथ मेरा सुन्न हो गया है थोड़ी देर के लिए, सपोज करिए आधे घंटे के लिए, अब ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए ही सुन्न हो जाएगा, फिर तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा। यानी कि ये रिवर्सिबल होती है, वापस से जो हमारा हाथ है पुरानी उसी कंडीशन में भी आ जाता है। ये पॉइंट आप जरूर से लिख के आना, थोड़ा इफेक्टिव यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन में आखिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर किया है कि देखिए क्लासिफिकेशन यहाँ पे दो टाइप से है। एक है देखिए वेस्ट ऑन द स्ट्रक्चर, की जो भी हमारी ड्रग है, सपोज करिए जैसे कि हमारी ये ड्रग है जो दे रखी है, जैसे कि बेंजोकेन है, प्रोकेन है, ब्यूटाम्बेन है, कोकेन है, हेक्सिलकेन है, तो इनके स्ट्रक्चर में कौन सी रिंग है या बोले तो किससे डेराइव होती है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन है। एंड एक और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ना, वो है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, की जो हमारी ड्रग है उसका एक्शन कितनी देर होगा एंड वो कहाँ पे अप्लाई की जाती है, वो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है या टॉपिकली स्किन पे ही अप्लाई की जाती है। ठीक है, पहले देखते हैं। देखिए कोई भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में, अगर आपको आता है क्लासिफिकेशन। देखिए दोनों लिखोगे तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम भी बहुत लगेगा। आप कोई भी एक लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर वाला जरूर थोड़ा इफेक्टिव रहेगा, बिकॉज यहाँ पे ये हमारे सिलेबस में है। तो पहली जो क्लास है हमारी जो लोकल एनेस्थेटिक है वो है देखिए बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, यानी कि ऐसी जो मेडिसिन, ऐसी एनेस्थेसिया जो बेंजोइक एसिड से डेराइव होती हैं। बेंजोइक एसिड कहने का मतलब हुआ कि देखिए बेंजीन है और उसमें एसिड है, बेंजीन एंड उसमें आपका COOH, ये आपका एसिडिक ग्रुप है, तो हमारा बेंजोइक एसिड कहलाता है। यानी कि ये जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, ये उसमें मोस्टली मतलब प्रेजेंट ही होगा। तो ऐसी हमारी ड्रग है बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। एग्जांपल कोकेन है, हेक्सिलकेन है, मेप्राइलकेन है, साइक्लोमेथाइकेन मैथिकेन है एंड पिपेरोकेन है। तो यहाँ पे देखिए मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग दिखाऊं कि यहाँ पे देखिए पहली कैटेगरी वही है बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, कोकेन, हेक्सिलकेन वगैरह जो मैंने भी इसमें बताए हैं। सेकंड कैटेगरी वो है अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, यानी कि अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, कि बेंजोइक एसिड तो इसमें है लेकिन यहाँ पे अब अमीन ग्रुप जुड़ चुका है। अब यानी कि बेंजोइक एसिड वही है, बस नीचे यहाँ पे NH2 यानी कि अमीन ग्रुप जुड़ जाएगा। यानी कि जिस भी मेडिसिन में ये वाली तीनों चीज़ें या बोले तो ये फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट हो या बोले तो उससे डेराइव हो, तो वो इस कैटेगरी में आती हैं। तो इसके अंदर दोनों हमारी ड्रग आ रही हैं, इनकी सिंथेसिस हमने देखनी है। वो है बेंजोकेन, एक है हमारा प्रोकेन। इसके अलावा और भी ड्रग ब्यूटाकेन, प्रोपोक्सिकेन, टेट्राकेन वगैरह इस कैटेगरी में आती हैं। और यहाँ पे देखिए आगे देखिए एक और कैटेगरी है, वो है लिडोकेन या एनिलाइड डेरिवेटिव, यानी कि ऐसे ड्रग जो एनिलाइड से डेराइव होती हैं। अब ये एनिलाइड क्या है, देखिए एक्चुअली में एनिलाइड का मतलब क्या है, ये एनिलीन प्लस अमाइड, यानी कि एनिलीन होता है, एनिलीन प्लस अमाइड, तो उसको हम बोलते हैं एनिलाइड। तो एनिलीन का मतलब क्या है, यानी कि देखिए आपके पास बेंजीन है और अगर उस पर कोई अमीन ग्रुप है सपोज NH2, तो उसको हम बोलते हैं एनिलीन। अगर यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को हटा दिया, यहाँ पे हमने कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिया और या फिर यहाँ पे और भी कोई आगे चेन बढ़ाई, तो वो हमारा एनिलाइड कहलाएगा। तो ये जो है एनिलीन के जो डेरिवेटिव है या बोले तो एनिलाइड के जो डेरिवेटिव है उनकी जो ड्रग है वो इस कैटेगरी में है, जैसे कि लिग्नोकेन हुआ, मेपिवैकेन हुआ, प्रीलोकेन हुआ, इटिडोकेन हुआ, है ना। कॉन्सेप्ट आपने क्लियर होना चाहिए, नेम से आप सारे कुछ लिख सकते हैं हम बना बना करके। ये तो मैंने केवल ड्रग के नेम में लिख दिए डायरेक्टली। मिसलेनियस के अंदर एक और कैटेगरी आप जोड़ सकते हैं कि इसके अंदर मिक्सिंग जो ड्रग हैं जो इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठ पाती हैं वो यहाँ पे आती हैं, जैसे कि फेनाकेन है, डिपेरोडोन है एंड ड्यूबिकेन है। ठीक है, बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि हमारी ड्रग कितनी देर असर करेगी और कहाँ पे वो मतलब किस तरीके से वो दी जाती है। एक है हमारी इंजेक्टेबल और एक है सरफेस एनास्थेटिक, यानी कि जो सरफेस पे ही टॉपिकली अप्लाई की जाती हैं। इंजेक्टेबल के केस में आपने ये जरूर से ध्यान रखना है कि देखिए उनको हम IV रूट यानी कि इंट्रावेनसली नहीं देते। ये जो हमारी वेन्स होती हैं इनके अंदर हम कभी भी नहीं लगाते हैं। देखिए आप भी सोचो, अगर हम वेन के अंदर लोकल एनेस्थेटिक को लगा देंगे तो वो तो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, वो तो हमारे हार्ट को भी, हमारे ब्रेन को भी, हमारी और भी चीज़ों को भी वो एनेस्थाइज कर सकता है। लेकिन हमने तो सिंपली लोकल इफेक्ट चाहिए होता है उसका, तो उसको जैसे कि सपोज यहाँ पे तो सिंपली यहीं ऊपर की स्किन में हमारा इंजेक्शन लगा दिया। बोले तो हमारी जो डेंटल कंडीशन आपने देखी होंगी, दांत में दर्द होता है तो दांत के पास ही एक डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है, वो दांत या जबड़ा ही पूरा अपना सुन्न हो पाता है, तो वहाँ पे वो IM रूट से दिए जाते हैं। दूसरे सरफेस एनास्थेटिक, क्योंकि सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं इस तरीके से, या बोले तो कुछ हमारा जेल वगैरह होती है जो कि हम ऊपरी अप्लाई करते हैं। आगे इसके बारे में देखिए आपने और लिखना होगा, यानी कि क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बढ़ा के, कि इंजेक्टेबल जो एनास्थेटिक होते हैं उसके अंदर भी 3 कैटेगरी होती हैं। एक है लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि वो कम पोटेंट होंगी, उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी कम होगा, जैसे कि प्रोकेन है एंड क्लोरोप्रोकेन है।
दूसरी है इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड इंटरमीडिएट ड्यूरेशन, कि वो बीच की होंगी, ना तो ज़्यादा तेज एक्शन दिखाएंगी ना ही कम दिखाएंगी। एग्जाम्पल लिग्नोकेन है, प्रीलोकेन है, एक काफ़ी इफेक्टिव होंगी, हाई पोटेंट होंगी और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, जैसे कि टेट्राकेन हुआ, ब्यूपीवैकेन हुआ, रोपीवैकेन हुआ, ये इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। और दूसरी जो थी हमारी सरफेस एनेस्थेटिक, जो सरफेस पे ही अप्लाई की जाती है, वो भी दो टाइप्स की होती हैं, जो कि सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। सोल्यूबल कहने का मतलब जो वाटर में सोल्यूबल होती है, जैसे कि कोकेन है, लिग्नोकेन है, टेट्राकेन है, वेनोक्सिनेट है। एंड इनसोल्यूबल के अंदर आती है वेंजोकेन, ब्यूटाइल एमिनो बेंजोएट एंड ऑक्सीथाजेन। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। तो ये तो सिंपल है, बहुत आसानी से रटना कुछ है ही नहीं। अब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे आती है ना, वो है मोड ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोकेन या प्रोकेन, या बोले तो पूरी लोकल एनेस्थेटिक आखिर काम कैसे करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक तरीका है समझने का। देखिए एक्चुअली में जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन समझना है, कोई एक इंसान है, बंदा है, और उसके पैर में दर्द हो रहा है, या आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज उसके पैर को हमने कहीं से कट करना है, कोई फोड़ा कोई फोड़ पिंसा क्या बोलते हैं उसको, फोड़ नहीं, फोड़ा फुंसी, हाँ, कोई यहाँ पे देखिए फोड़ा फुंसी वगैरह है, तो अब देखिए यानी कि उसको पेन होगा, अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही कट करेंगे तो उसको पेन होगा। सपोज करिए हमने यहाँ पे इसको कट किया, अब एक्चुअली में यहाँ पे जो भी न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व जो भी होती हैं, वो इम्पल्स भेजते हैं किसके पास, सीएनएस के पास, यानी कि यहाँ से जो है हमारा सेंसरी इम्पल्स जाएगा, बोले तो हमारी जो भी नर्व्स हैं जिन्होंने सेंस किया है वो सीएनएस तक भेजेंगे। अब सीएनएस उसको प्रोसेस करेगा, उसको समझेगा कि आखिर क्या चीज़ हुई है यहाँ पे, और उसके बाद वो मोटर इम्पल्स को भेजेगा वापस से, और वही जो है जो आसपास की जो यहाँ पे जो भी मसल्स थी वो उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब आखिर हमने ना इसी कनेक्शन को रोकना है, बोले तो तोड़ना है बीच में, कि हमारा जो पेन आखिर यहाँ पे हो भी रहा है ना, तो वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँचे। अगर ब्रेन तक पहुँच गया तभी हमको फील होगा। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ ऐसी चीज़ यानी कि वही लोकल एनेस्थेटिक का यूज़ करेंगे जो कि इस बीच में से इस कनेक्शन को यहाँ से कट कर देगा। यानी कि दर्द बेशक होता रहेगा, लेकिन हमें हमारे ब्रेन को कोई ये खबर देने वाला नहीं होगा कि भाई आपके बॉडी में या आपके उस हिस्से में, आपके पैर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दिख सकती हैं लेकिन फील नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने सेंसरी इम्पल्स को कट करना होगा, यानी कि बीच में से कनेक्शन को रोकना होगा। तो ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई ऐसे ही हमारी मेडिसिन काम करेंगी। अब एज ए फार्मेसी स्टूडेंट हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखना हो कि एक्चुअली में हमारी ड्रग करेगी क्या यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अब हम थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म में बोलें तो यहाँ पे जो भी पेन वगैरह होगा वो एक तरीके का इम्पल्स जनरेट ही होगा, है ना। इम्पल्स हमारा सीएनएस तक जाएगा, यानी कि अब हमने ना ये समझना है कि आखिर ये इम्पल्स कैसे जनरेट होता है। सपोज करिए मैं अपने हाथ को इससे टच कर रहा हूँ, मेरा हाथ ये वाला ठंडा है, तो मुझे फील हो रहा है कि मेरा हाथ ठंडा है। अब ये कैसे इम्पल्स ये जनरेट हुआ और मेरे ब्रेन तक पहुंचा कि मुझे पता चला कि मेरा हाथ ठंडा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे अपनी पेन को यहाँ पे चुबाता हूँ तो मेरे को फील हो रहा है कि चुभन हुई है, तो वो कैसे पता चला, बोले तो इम्पल्स कैसे जनरेट हो रहा है। और जो जनरेशन की प्रोसेस है कि इम्पल्स कैसे जनरेट हो रहा है, उसी को बीच में से कहीं ना कहीं अगर हम रोक देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, यानी कि जो कनेक्शन है वो कट जाएगा। समझे। तो वही लिख रखा है कि हाउ इम्पल्स जनरेटेड, यानी कि इम्पल्स कैसे जनरेट होते हैं। अब देखिए ये जो मैंने बना रखा है ना, एक सेल है, सेल बोले तो न्यूरॉन आप मान सकते हैं, क्योंकि न्यूरॉन ही यहाँ पे सेंस करेंगे। तो ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा मैंने यहाँ पे पैर का कट किया और इसको हमने जूम आउट करके आपको ये यहाँ पे दिखा दिया। ये जो टॉपिक यहाँ से अभी स्टार्ट होने वाला है, ये एक्चुअली में होता है एक्शन पोटेंशियल। आपने पढ़ा होगा सेकंड सेमेस्टर में एचएपी के अंदर कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कैसे वो जनरेट होता है। काफ़ी कंफ्यूजिंग है, समझने का हम तरीका एक अच्छा सा लेकर आए हैं कि मैं आपको बताऊं कि देखिए स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है। आप समझिए कि हमारी सेल में एक सोडियम चैनल होता है, एक पोटेशियम चैनल होता है, एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जिससे सोडियम भी आ सकते हैं, पोटेशियम भी आ सकते हैं, है ना। तो रेस्टिंग स्टेट की बात करते हैं कि जब बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे देखिए तीन चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं कि सोडियम, सपोज करिए कि सोडियम हमारे 3 मॉलिक्यूल सोडियम के यहाँ पे बाहर हैं, ठीक है। आप ऐसे एज्यूम करते चलना कि यहाँ पे हमारे 3 सोडियम है, और अभी फिलहाल यानी कि रेस्टिंग स्टेट में हमारे 2 पोटेशियम अंदर हैं सेल के। ये है हमारी रेस्टिंग स्टेट। अब इसका नेट अगर हम चार्ज देखें तो 3 सोडियम बाहर है, बोले तो यहाँ पे बाहर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव दिखा दिया। और यहाँ पे पोटेशियम 2 हैं अंदर, यानी कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यह है रेस्टिंग स्टेट, यानी कि जब
हमारे पैर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है या तो बिल्कुल भी चुभन महसूस नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन होती है कि देखिए पॉजिटिव चार्ज बाहर होता है ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज अंदर होता है, और उसमें भी सोडियम आयंस ज़्यादा बाहर होते हैं एंड पोटेशियम आयंस अंदर होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे अपने हाथ पे टच किया, इसको मैंने यहाँ पे गाड़ा, अब तुरंत मेरे ब्रेन को पहुंच गया। अब एक्चुअली में मेरी बॉडी में हुआ क्या है, यहाँ पे जो भी सेल्स हैं ना, यानी कि जो भी न्यूरॉन्स हैं, उनके तुरंत के तुरंत ये जो सोडियम चैनल है ये ओपन हुए हैं, बीच वाला सोडियम चैनल से हुआ क्या थी, देखिए दो सपोज करिए दो सोडियम आयंस हमारे अंदर आके, अब क्या हुआ, अंदर देखिए जो पहले नेगेटिव चार्ज था अब वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम उल्टा कर देते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगी इम्पल्स जनरेशन की। समझ लीजिए कि हमारा इम्पल्स जनरेट हो चुका है। देखिए पहली जो स्टेप थी यानी कि ये जब हमारा पॉजिटिव चार्ज बाहर जाते था और अंदर जो है केवल नेगेटिव चार्ज था, तो ये रेस्टिंग स्टेट होती है, इसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सोडियम आयंस हमारे दो अंदर और आ गए तो यहाँ पे पूरा का पूरा सीन चेंज हो गया, नेगेटिव चार्ज बाहर ज़्यादा हो गया एंड पॉजिटिव चार्ज अंदर ज़्यादा हो गया। अब ये जो है यहाँ पे इस कंडीशन को हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं, बोले तो इम्पल्स हमारा जनरेट हो चुका है। अब देखिए आपने एक चीज़ पे फोकस करना है कि इम्पल्स जनरेशन में किसका सबसे ज़्यादा रोल हुआ, कि जैसे ही सोडियम आयन चैनल खुले हमारा इम्पल्स जनरेट हुआ। यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम ऐसी कोई दवाई दें कि जो हमारे इन्हीं सोडियम चैनल्स को आके ब्लॉक कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, बोले तो इम्पल्स जनरेट ही नहीं होगा। जब इम्पल्स जनरेट नहीं होगा हमारे सीएनएस को पता नहीं चलेगा, जब सीएनएस को पता नहीं चलेगा तो बॉडी में कुछ भी करते रहो हमें खुद नहीं पता चलेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये है आपका इस तरीके से, यानी कि हमारी जो लोकल एनेस्थेसिया है वो सोडियम चैनल को ही जाके ब्लॉक करेंगी, इस तरीके से यहाँ पे काम करती है। तो ये तो अभी जो स्टेप थी यानी कि ये थी हमारी एक्टिव स्टेट, या बोले तो जब हमारा इम्पल्स जनरेट हो चुका है। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने ये चुबो ली, मतलब अब ये यही कंडीशन है कि सोडियम आयंस हमारे अंदर है और बाहर नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अंदर है। तो सपोज करिए मैंने पेन को हटा लिया, अब ऐसा तो नहीं कि मेरे को पेन यहाँ पे अब भी होता रहेगा, दर्द अब भी होता रहेगा, नहीं, अब दर्द यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब एक्चुअली में होगा क्या कि देखिए यहाँ पे जो आपके जो पोटेशियम आयंस हैं ये जो है बाहर जाएंगे पोटेशियम चैनल के थ्रू। अब ये पोटेशियम चैनल के थ्रू जाएंगे तो ये कंडीशन तो हमारी ठीक हो जाएगी कि पोटेशियम आयन जब बाहर चले गए तो पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज अंदर कम हो जाएगा। लेकिन अब भी वो पुरानी कंडीशन नहीं है जो कि होनी चाहिए, क्योंकि पहले क्या था, पहले सोडियम आयंस बाहर थे, पोटेशियम आयंस अंदर थे। तो एक्चुअली में ये जो स्टेप है इसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन, कि वो पुरानी स्टेट में दोबारा से रीपोलराइज तो हुआ है, लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक्चुअली में सोडियम आयंस बाहर होने चाहिए थे। अब लास्ट में देखें यहाँ पे एक और काम आता है, ये सोडियम पोटेशियम जो पंप है, अब ये जो है रेस्टिंग स्टेट में दोबारा से लाने के लिए ये जो पोटेशियम आयंस हैं इनको अंदर लेगा सेल के अंदर, एंड सोडियम जो आयंस हैं इसके थ्रू ये बाहर चले जाएंगे। अब ये आपकी वही स्टार्टिंग की स्टेट है जो पहले थी। अब हमारा हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, यानी कि कोई भी दर्द वगैरह नहीं है। समझ में आ गया? तो ये जो समझाने का मेरा मकसद था वो ये था कि देखिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि देखिए यहाँ पर अगर इम्पल्स जनरेट हो रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रोल है सोडियम आयंस जो चैनल ओपन होता है उसका। अगर हम उसको ब्लॉक कर देंगे यानी कि इम्पल्स को हम रोक सकते हैं। तो सिंपली लोकल एनेस्थेटिक का वर्क यानी कि आपको मोड ऑफ एक्शन कैसे लिखना है कि हेयर सोडियम चैनल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पल्स जनरेशन, मीन्स सिंपली लोकल एनेस्थेटिक वर्क बाय ब्लॉकिंग सोडियम आयन चैनल, कि वो सोडियम आयन चैनल्स को ही ब्लॉक करके काम करती हैं। जैसे ही सोडियम आयन चैनल्स ब्लॉक होंगे उसके बाद डीपोलराइजेशन रुक जाएगा। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या था कि जब सोडियम आयंस अंदर आते हैं और एक्टिव होते हैं, अगर हम अंदर ही नहीं आने देंगे तो डीपोलराइजेशन रुक जाएगा, यानी कि इम्पल्स भी नहीं जनरेट होगा। तो सिंपली ये लाइन है एक्चुअली में मोड ऑफ एक्शन। ये जो सारा चीज़ मैंने बताया है ये, और ये यहाँ पे आपका ये बताया बंदा बना करके, तो ये तो समझाने के लिए बनाया था। एक्चुअली मोड ऑफ एक्शन यही है। ठीक है, आगे मैंने ये भी दिखा दिया है कि यहाँ पे एक्चुअली में ये सोडियम आयंस जो हैं वो अंदर आते हैं तो इसको हमारी ड्रग यहाँ पे ब्लॉक करके अपना काम करती है। तो आई होप ये जो मोड ऑफ एक्शन है सारा का सारा ये जो आपका लोकल एनेस्थेटिक का, तो सभी का आपको समझ आ गया होगा, ये सभी के लिए सेम है ना। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे हमारा बेंजोकेन एंड प्रोकेन इनकी सिंथेसिस देखनी है और मोड ऑफ एक्शन भी देखना है, और मोड ऑफ एक्शन हम अभी देख ही चुके हैं, सबका सेम ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो ड्रग है आपकी वो है आपकी बेंजोकेन। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए सिलेबस में आपको दिखाऊं तो देखिए बेंजोकेन और प्रोकेन दोनों की जो दो ड्रग हैं वो हमारी अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है ना। तो यहाँ पे देखिए आपने लिखना कैसा है कि देखिए बेंजोकेन इज ए सरफेस एनास्थेटिक विच एक्ट लोकली एंड प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। देखिए आप कैटेगरी देखोगे ना सरफेस एनास्थेटिक के अंदर, तो यहाँ पे बेंजोकेन आपको नजर आएगा।
तो बेंजोकेन की जो कैटेगरी वो सरफेस एनेस्थेटिक होती है, यानी कि सरफेस पे बोले इस तरीके से हम रब करते हैं, लगाते हैं जेल के फॉर्म में, और ये अपना काम दिखाती है। इतने पॉइंट आपने स्टार्टिंग में लिखना है। देन उसकी स्ट्रक्चर बनानी होगी। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। देखिए जैसे कि अभी हमने देखा कि ये होते हैं अमीनो बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव। अब ये अमीनो बेंजोइक एसिड को ही कहीं ना कहीं पहले आपने बनाना होगा, तो बनाते हैं। चलो कि यहाँ पे आपका पहला देखिए बेंजोइक एसिड आपने बनाया इस तरीके से, बेंजीन है, बेंजीन पे आपने COOH लगा दिया तो आपका बेंजोइक एसिड हो गया। अब यहाँ पे हमने NH2 लगा दिया, यानी कि अमीनो बेंजोइक एसिड। 1 2 3 4 अमीन बेंजोइक एसिड, इसको हम पाबा भी बोलते हैं। पाबा, पाबा कहने का मतलब है पैरा, यानी कि देखिए ये हमारी ऑर्थो पोजीशन होती है, ये दोनों ऑर्थो, ये मेटा, ये भी मेटा और ये पैरा। तो पैरा पे अमीनो ग्रुप यानी कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, या बोले तो ये जो हमारी ड्रग है वो पावा के सिंथेटिक होते हैं, बोले तो डेराइव होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, है ना। तो इसकी ड्रग बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखिए यहाँ पे ये सिंपली बेंजीन है, अमीन ग्रुप है, ऊपर लगा दो नीचे लगा दो एक ही बात है। और यहाँ पे ये जो है हाइड्रोजन को हटा के सिंपली एक चेंज यहाँ पे करना होगा, बिकॉज तभी तो डेरिवेटिव बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के इथाइल ग्रुप लगाना होगा, बोले तो इथेन लगाना होगा, C2H5, C2H5, यानी कि हाइड्रोजन हटा C2H5 हमने लगा दिया। अब नेम क्या हो गया देखें, यहाँ पे इथाइल लगा, सिंपली पहले वही लगाना है इथाइल। अब चौथी पोजीशन पे यानी कि 1 2 3 4 पोजीशन पे अमीन ग्रुप है, तो इथाइल 4 अमीनो बेंजीन और यहाँ पे एसिड, तो वही लिख गया इथाइल 4 अमीनो बेंजोइक एसिड, या बोले तो आप कैसे बोल सकते हैं, बेंजोएट भी बोल सकते हैं कि इथाइल 4 अमीनो बेंजोएट। तो आपको बेंजोकेन, आई होप ये आपकी स्ट्रक्चर समझ आ गई होगी, बिकॉज स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इसमें मेडिकल में। सिंथेसिस समझना, सिंथेसिस और भी आसान है, देखिए टफ नहीं है, थोड़ा आपको लेंदी से लगेगा, नहीं समझना। देखिए तो यहाँ पर देखिए बेंजोकेन जो होता है वो केमिकली डेरिवेटिव होता है पाबा का, जैसे कि मैंने अभी आपको बना के दिखाया था पाबा, यानी कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये पाबा। तो वही आपने बात लिख दी। और ये जो है सिंथेसाइज किया जाता है, किससे किया जाता है, नाइट्रेशन से। टोल्यूइन का हम नाइट्रेशन कराते हैं। अब पहले टोल्यूइन के बारे में थोड़ा सा देख रहे होंगे। देखिए टोल्यूइन का कहने का मतलब है कि बेंजीन में आप सिंपल सा मिथाइल ग्रुप ऊपर लगा दो या कहीं भी लगा दो इधर इधर, तो आपका ये बन जाएगा टोल्यूइन, है ना। या बोले तो मिथाइल बेंजीन, दूसरा नेम है मिथाइल बेंजीन। तो यहाँ पे टोल्यूइन का हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन देखिए आपने पढ़ा होगा, यानी कि वो नाइट्रिक एसिड के साथ और H2SO4 की प्रेजेंस में कराया जाता है, उसको हम नाइट्रेशन बोलते हैं। अब ये जो टोल्यूइन है ना, एक्चुअली में देखिए यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड है ना, हाइड्रोजन शो नहीं कर रखा है, हाइड्रोजन हाइड है, लेकिन यहाँ का हाइड्रोजन मैंने शो कराया है, बिकॉज यहाँ पे रिएक्शन वहीं पे होगी कि सिंपल सा यहाँ पे जो आपका टोल्यूइन है उसका जब HNO3 या बोले तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, बोले तो नाइट्रेशन कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो वाटर निकलेगा, यानी कि एक H यहाँ से निकलेगा और एक HO यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे NO2 बचेगा। सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं है, CH3 और बेंजीन एंड यहाँ पे NO2, क्या बना आपका पैरा नाइट्रो टोल्यूइन, कि पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है और आपको ये टोल्यूइन है। कुछ चेंजेस तो है नहीं, बस नॉर्मल से चेंजेस आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए यही जो आपका पैरा नाइट्रोटोल्यूइन बना है उसको करेंगे हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा जो हैवी जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है KMnO4। तो सिंपली कुछ नहीं, देखिए ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन को ऐड करना, यानी कि देखिए हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो उसको हटा के ऑक्सीजन को ऐड करना, ये क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन जस्ट उल्टा हो जाता है कि ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन को ऐड करना। अब ऑक्सीडेशन कराना है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह इसको हटा करके हमने ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ दिया है OO, तो ये आपको क्या कहलाएगा, एक नया ग्रुप बन चुका है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। पैरा पोजीशन पे नाइट्रो, यहाँ पे एसिड बन गया यानी कि बेंजोइक एसिड, सिंपल है। अब उसके बाद में एस्टरिफिकेशन कराएंगे। एस्टरिफिकेशन का मतलब है यहाँ पे हम इथेनॉल से रिएक्शन कराएंगे, C2H5OH जो आपका इथेनॉल होता है, एंड ये H2SO4 इनके एसिड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए वाटर निकलेगा, वाटर जो जहाँ से निकलेगा मैंने वो लाइट यहाँ पे रेड कलर से दिखा दिया है कि H यहाँ से निकलेगा और एक OH निकलेगा। अब ये वाटर के रूप में निकल गया। बाकी का बाकी जो यहाँ पे आपका बेंजीन है, ऊपर ये आपका एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप से आपका C2H5 ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और नीचे NO2 का NO2 रहेगा। तो वही है देखिए यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे COO और बाकी ये C2H5 आके यहाँ पे जुड़ चुका है। समझ गए बिल्कुल। और इसका नाम है इथाइल 4 नाइट्रो बेंजोएट, या बोले तो इथाइल 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड।
ठीक है। आप कराएंगे रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर वहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हटा करके हाइड्रोजन लगा दो, वही है रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पे NO2 यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे H2 लगा देना होगा, वो आपका रिडक्शन बना हो करके आपका बेंजोकेन देगा। ये जो है यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि एजेंट है HCl की प्रेजेंस में, और SN10 वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो है आपका बेंजोकेन सिंथेसाइज होता है ना। सिंपल मतलब लेंथी है लेकिन बहुत ईजी है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए। बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन, मैंने डिटेल में बता ही चुका हूँ कि ये सिंपली कुछ नहीं करते, रिवर्सिबली जो सोडियम आयन चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे वो ब्लॉक होंगे इम्पल्स जनरेट नहीं होगा, इम्पल्स जनरेट नहीं हुआ यानी कि CNS को मैसेज नहीं गया, और अगर CNS को मैसेज नहीं गया तो हमारी बॉडी को कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है, वही हमारा मोड ऑफ एक्शन है। बात करते हैं यूजेस, तो यूज जो है देखिए सरफेस एनेस्थेसिया के रूप में यूज़ करते हैं, कहीं पे भी सरफेस पे हम इसको रब कर देंगे जेल के रूप में, वो अपना काम दिखा देगी। ऐसे डेंटल कंडीशंस में जो पेन वगैरह होता है दांत को निकालने तोड़ने बढ़ाने में, तो वहाँ पर भी एज ए ये एनेस्थेसिया यूज़ किया जाता है। ये ना क्रीम के अंदर, ऑइंटमेंट के अंदर, पाउडर के अंदर या स्प्रे जो होती हैं, जो आपका बैक पेन वगैरह होती है तो उनमें भी ये कुछ अमाउंट में डाला जाता है जिससे कि पेन में रिलीफ मिले। एंड लोजेंजेस आपने सुने होंगे ना, जो गोली सी आती हैं, गोली टाइप से, जो मतलब जो गले के सोर थ्रोट को कम करने के लिए दी जाती हैं, तो ये जो है उसमें भी थोड़ा मिक्स करके जो सोर थ्रोट होता है उसको भी कम करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है। बात करते हैं एक और ड्रग हमारी बची, वो है प्रोकेन। प्रोकेन भी सेम इसी की कैटेगरी की है, बस स्ट्रक्चर चेंज होगी और थोड़ी सिंथेसिस चेंज होगी। तो लिखना भैया कि प्रोकेन इज ए एस्टर टाइप इंजेक्टेबल एनास्थेटिक। डिफरेंस एक और इनमें ये है कि ये आपके सरफेस पे लगाई जाती थी यानी कि रब की जाती थी, लेकिन ये जो है इंजेक्शन के थ्रू दी जाएगी, है ना। मैं थोड़ी आपको कैटेगरी में आपको रिमाइंड कराऊँ, यहाँ पे जो आपने देखा था इंजेक्टेबल एनास्थेसिया में प्रोकेन, प्रोकेन जो है हमारा इंजेक्टेबल के अंदर आता है, लेकिन सरफेस एनास्थेसिया में आता है बेंजोकेन, है ना। डिफरेंस है यहाँ पे बस। तो बात करें ये जो है इट्स सो स्लो ऑनसेट एंड सो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि इसका जो एक्शन होता है वो स्लो होता है और कुछ ही टाइम के लिए होता है, यानी कि थोड़ा बहुत अगर हमने कट करना है कहीं हाथ पे पैर पे तो तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारा वही अमीनो बेंजोइक एसिड यानी कि पावा का ही ये भी डेरिवेटिव होता है। पावा जो मैंने आपको बताया था वही, यहाँ पे हमारा बेंजीन है, बेंजोइक एसिड है और अमीन है, तो वो हमारा पावा है। तो देखिए ये दो आप देखोगे, बेंजीन रिंग, अमीन ग्रुप और COO, ये जो आपका ग्रुप है, इतना जो ग्रुप है सेम यही है ना। बेंजीन रिंग NH2 और COO, ये जो ग्रुप है बिल्कुल सेम है। बाकी C2H5 की जगह यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लंबी सी चेन जुड़ गई है। अब इसका नेम बहुत ही आसान है समझने के लिए। देखिए ये आपके क्या होते हैं, ये इथेन होते हैं ना, इथाइल आप बोल सकते हैं। तो 2 इथाइल हैं और यहाँ पे आपका अमीन ग्रुप है, तो कैसे लिखोगे 2 इथाइल, 2 इथाइल की जगह अगर 2 हैं तो 2 डाई इथाइल, ये आपका अमीनो, और फिर ये भी आपका इथाइल है, तो कैसे बोलोगे 2 डाई इथाइल अमीन इथाइल, और ये बाकी का बाकी आपका सेम वही है 4 अमीनो बेंजोइक एसिड, है ना। सिंपल सा नेम, आप ऐसे इसका आयुपेक नेम भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सिंथेसिस। देखिए सिंथेसिस के कई तरीके हैं, लेकिन मैंने सबसे सिंपलेस्ट वाला लिखा है क्योंकि एग्जाम में जो भी आपको आ जाए वो अच्छा है, मतलब कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है तो इतना भी बहुत है। तो इसको हम वही पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से बना सकते हैं, जो कि हम एग्जाम्पल बता रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए NH2 होगा और बेंजोइक एसिड होगा, तो उसको हम बोलते हैं पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पैरा बोले तो पैरा पोजीशन पर अमीन ग्रुप है और बेंजोइक एसिड है। अब इसकी हम रिएक्शन करेंगे 2 डाई इथाइल अमीनो इथेनॉल, यानी कि देखिए ये इतनी चीज़ हमारे पास है ही, यानी कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के रूप में। अब ये वाली चैन हमने लाके जोड़नी है, तो यही जो है रिएक्टेंट हम यूज़ करेंगे, कौन सा, 2 डाई इथाइल अमीनो इथेनॉल। ठीक है। इथेनॉल यानी कि OH ग्रुप है इसमें। अब जैसे रिएक्शन होगी तो OH ग्रुप और यहाँ पे एसिड में से H ग्रुप, तो ये वाटर के रूप में निकल जाएंगे। अब सिंपली यही इतनी की इतनी चैन यहाँ पे आके जुड़ जाएगी, आपका बन गया प्रोपेन, है ना। सिंपल एकदम इजी तरीका। तो आप इस तरीके से इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। बाकी मोड ऑफ एक्शन सेम वही है कि ये भी एज ए बेंजोकेन की तरह ही ये आपके जो सोडियम आयन चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक करके काम करेगी, और उससे CNS को भी मैसेज नहीं जाएगा। जब CNS को मैसेज नहीं जाएगा यानी कि हमारी बॉडी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, यानी कि इम्पल्स जनरेशन को स्टॉप करता है ना। अब बात करते हैं यूजेस की, तो ये एज ए एनास्थेसिया यूज़ की जाती है डेंटल कंडीशंस में, ये पेन को रिलीफ करने में भी यूज़ की जाती है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन था, यानी कि लोकल एनास्थेटिक क्या होती है, उनको क्लासीफाई कीजिए, उनका मोड ऑफ एक्शन बताइए, बेंजोकेन की और प्रोकेन की सिंथेसिस बताइए, सारा कुछ हम डिटेल में देख चुके हैं। एंड इसका जो सार वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।